नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये संवाद कार्यक्रम है और संवाद में हम अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कुछ बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लाते रहें। आज का दिन भी विशेष है। हमारे आज खास मेहमान हैं प्रोफेसर अंजनी कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल पे। सर के बारे में मैं बताऊं कि बलिया में कुंवर सिंह पीजी कॉलेज है, उसमें आप प्राचार्य के पद पे हैं। अभी हाल ही में आयोग से नियुक्त होकर के आए हैं और बीएचयू से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, भूगोल विषय रहा है और जो रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है वो है स्टडी ऑफ अर्बन ग्रोथ डायनेमिक। इस विषय पर आपने शोध किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बारे में। लगभग 52 से ज़्यादा पत्र, जो शोध पत्र हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा सेमिनार में आपने पार्टिसिपेशन किया है, इंडिया में और इसके बाहर भी देश विदेश के कई जगहों पे आपने पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, उसकी बहुत सारी कमेटियों में आप सदस्य हैं, जो कि अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी भी बनी है। तो जो यहाँ के शैक्षिक जो वातावरण है उसको डेवलप करने में बहुत सारी भूमिकाएं भी हैं सर की। तो पुनः एक बार सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। और हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत शुरुआत सर कर रहे हैं कि अभी हाल में कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत हुई है, वो आपके पहल पे हुई है। वो कोचिंग की जो बच्चे बलिया में रह करके और नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, आईएसपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा समय दे करके उनको पढ़ाया जा रहा है। ये शुरुआत हुई है, तो इसके लिए तो सर आपको पहले तो धन्यवाद कि आपने ऐसे शुरुआत की। और शुरुआत यहीं से कि ये जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट आया वो आपके दिमाग में कैसे आया कि हम यहाँ के बच्चों को कुछ अलग से कुछ देने की बात कर रहे हैं? तो इसके पहले हम साकेत कॉलेज फैजाबाद में थे जी। जब वहाँ ज्वाइन किया हमने जी। तो वो भी शैक्षणिक दृष्टि से बड़ा ही पिछड़ा क्षेत्र था। वहाँ भी बच्चे इवन नेट जेआरएफ के फॉर्म तक नहीं भरना चाहते, वो जानते थे। उसके बाद मैंने वहीं से संकल्प लिया कि क्योंकि पिछड़ापन ही विकास का मूल होता है। बिल्कुल। पिछड़ापन हमारे सामने चैलेंज प्रस्तुत करता है और उसी तरह के चैलेंज को स्वीकार करते हुए मैंने वहाँ भी जो क्लासेज में पढ़ाता था उसके अप्रोच को थोड़ा सा चेंज किया। जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच में लाया और अगले आने वाले 2-4 साल में उसका रिजल्ट हमें क्लियर दिखाई दिया। बच्चे हर साल एक दो करके नेट जेआरएफ में क्वालिफाई करने लगे। उसके बाद पिछले 4-5 साल से हमारे दिमाग में बात थी कि क्यों ना हम लोग अपने पोटेंशियल का उपयोग बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए करें। बिल्कुल। अपने कॉलेज में मैं प्रस्ताव रखा साकेत कॉलेज फैजाबाद में, तो उस समय उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन वहाँ नए प्राचार्य डॉक्टर अभय सिंह आए और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वहाँ हम लोगों ने प्रयोग किया और उस प्रयोग का आलम यह है कि अभी वर्तमान में 6 बच्चे पीसीएस प्री के लिए क्वालिफाई किए हैं और मेंस के उसमें हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वही सब बातें सोच के मैं जब यहाँ कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में ज्वाइन किया तो देखिए बच्चे कहीं के भी हो उनमें पोटेंशियल होता है, बशर्ते उनको सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का होता है कि उनके पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में ले जाया जाए। और वही एक प्रयास है। यही सब बातें सोच के हम लोगों ने ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में बलिया से बाहर नहीं जा पाते हैं और यहाँ उनको उस तरीके के प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते थे। तो उसके लिए आपको सर ये बड़ा काम है, इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक चीज़ बार बार चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि आमतौर पर ये जो धारणा है कि जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो 40 से 45 मिनट का जो क्लास है उनका, तो वहीं तक वो सीमित रहते हैं और उसके बाद फिर वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो वहाँ से फिर जो है छुट्टी मिल जाए। तो ऐसे में आपके जो स्टाफ हैं वो किस रूप में आपका सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब ये चैलेंज कितना है आपके लिए? इस मामले में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि जैसे ही विचार अपने हमारे जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के उनके सामने मैंने रखा तो एक अच्छी बात है कि जो नए टीचर्स आ रहे हैं कमीशन से, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कॉम्पिटिटिव क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ ही कई टीचर ऐसे हैं जो दिल्ली भी पढ़ाए हैं, इलाहाबाद पढ़ाए हैं, तो उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि सर हम लोग
जो अपना पर्सनल क्लास है रेगुलर, उसके इतर हम लोग इस कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए तैयार हैं और हर एक संभव हम लोग सहयोग करेंगे। तो हमको भी लगा कि उनके ज्ञान का उपयोग इन गरीब बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया जाए। और एक अच्छी बात है क्योंकि बलिया की धरती तो फर्टाइल है ही, बशर्ते उसको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, सही दिशा देने की जरूरत है और उसी दिशा में प्रयास चल रहा है। अच्छा, ये कोचिंग जैसे केवल कॉलेज के बच्चों के लिए ही है? जी हाँ, केवल कॉलेज के जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हीं के लिए है अभी। जी, एक जो शैक्षिक वातावरण पूरे समाज का, मतलब मैं बलिया को नहीं लेकर के हर जगह की बात अगर हम करें तो एक जो धारणा बनती चली जा रही है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो चाहे वो हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो या फिर बड़े लेवल के जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, तो एक आम धारणा ये बनती चली जा रही है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। शिक्षकों की तरफ से ये आरोप आ रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या पढ़ाएं, और बच्चे और अभिभावक का आरोप है कि शिक्षक जो है पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इस चुनौती को आप कैसे स्वीकार करें कि ये जो धारणा है वो टूटे, समाज में ये जो परसेप्शन बना हुआ है इसको तोड़ा जाए, कैसे इसको जो है ले रहे हैं आप? हाँ, ये द्वंद्व हमारे सामने है जी, पूरे समाज के सामने है। हाँ। अब इस द्वंद्व के दो पार्ट हैं। हाँ। एक शिक्षक, दूसरा छात्र। छात्र पढ़ना नहीं चाहता और शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता। इसी धारणा को तोड़ना है। लेकिन चूंकि शिक्षक एक समाज निर्माता के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रारंभ से ही इंगित किया जाता रहा है, इस नाते ज्यादा दायित्व तो टीचर्स की है कि वैसा माहौल क्रिएट करे, वैसा पर्यावरण बनाए, उस तरह से कॉम्पिटिटिव अप्रोच अपनाए ताकि बच्चों में जो है पढ़ाई के प्रति झुकाव बढ़े। और हमने देखा है सब करके, व्यवहारिक रूप से देखा है। निश्चित रूप से अगर बच्चे को कोई बात समझ में आने लगती है तो बड़ा मनोयोग से पढ़ता है ना। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले टीचर को अपने में सुधार करना होगा और प्रयास जारी है। कुछ टीचर सुधार कर भी रहे हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि जो अप्रोच हमने देखा प्रोग्रेसिव अपने कॉलेज का खास करके, तो उम्मीद है कि जो उनका पोटेंशियल है उस दिशा में आगे बढ़ेगा और बच्चे भी उसको जो है फॉलो करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि टीचर्स को इस बात को पहले लेना पड़ेगा कि भाई चूंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है समाज को लेकर के और भविष्य को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा सर कि सामान्य रूप से हम एकेडमिक पढ़ाई को ही पढ़ाई मानते हैं। आपने जो या कंपटीशन की तैयारी करें या फिर ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, और एक रास्ता जो बनता है, लेकिन इस समाज के निर्माण में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, साहित्य, कला, संस्कृति है, तो वो हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो उन बच्चों के निर्माण में कितनी भूमिका निभाती है, उसका क्या महत्व है हमारे? अगर इसकी भूमिका का आकलन किया जाए जी, तो आज के जो सामाजिक परिवेश में गिरावट आ रही है उसके पीछे बच्चों में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश का न होना है। अब अगर प्रारंभ से ही देखा जाए तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्रारंभ में पाठशाला था, मंदिरों से जोड़ दिया जाता था, मदरसे थे, मस्जिदों से जोड़ दिए जाते थे। तो उसके पीछे पढ़ाने का, शिक्षा विस्तार का अलग उद्देश्य था ही, लेकिन उसके पीछे एक नैतिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, क्योंकि यही नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य हमारे सामाजिक बंधनों को एक सम्मानित मुकाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बच्चा अपनी संस्कृति से परिचित हो और वही संस्कृति, अब जैसे देखिए बड़े को जो है मिलते ही सम्मान देना चाहिए, ये कहाँ से सीखते हैं हम लोग? ये तो हमारा अपने कल्चर से सीखते हैं। हाँ, तो इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को सभी प्रोफेशनल या कॉम्पिटिटिव किसी भी पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट का भी समावेश उसके व्यक्तित्व विकास में होना चाहिए निश्चित तौर पे। कॉलेजों में इस तरीके का अभाव दिख रहा है किसी भी कॉलेज में। जिससे पहले क्या होता था कि हम चुनाव का भी अगर देखें, छात्र संघ का चुनाव होता था तो पहले वो एक कल्चरल मंत्री, संस्कृति मंत्री का चुनाव अलग से होता था और वो वही चुना जाता जो एक आर्टिस्ट होता था और उसका एक अलग विंग्स होता था। तो चुनाव में वो भी पद लगभग खत्म हो गया है और कोई भी सांस्कृतिक एक्टिविटी हम लोग नहीं देखते हैं कॉलेजों में। तो हम क्या उम्मीद करें कि बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हुई है आपके कॉलेज में, तो इसको लेकर के भविष्य के बारे में क्या योजना आपकी कुछ है ऐसी? देखिए, संस्कार प्राप्ति के जो स्थान थे, अगर स्टार्ट किया जाए हम तो सबसे बच्चा जो है पहले परिवार से सीखता है। वो कहा भी जाता है कि द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द केयर ऑफ फादर एंड किसेज ऑफ मदर। बिल्कुल। गिरावट लेकिन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, परिवार गिरावट,
बच्चा प्राथमिक स्कूल में आया, वहाँ गिरावट, मध्य माध्यमिक स्कूल में आया, वहाँ गिरावट, फिर धीरे धीरे करते करते उच्च संस्थानों में जाता है, वहाँ भी उसी तरह गिरावट। तो हम लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो प्रारंभिक से ही, ताकि जो व्यक्तित्व विकास की ऐसी नींव हो जो हमारे संस्कारों पर, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होते हुए आगे बढ़े। तो उसके लिए भी हम लोग कॉलेज के स्तर से ही आगे आने वाले दिनों में ये योजना है कि बच्चों के अपने पढ़ाई के साथ साथ उनके कल्चरल एस्पेक्ट को भी डेवलप किया जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आगे चल करके हम उनको संभावना बन रही है उसमें निश्चित वो चीज़ें आएंगी। आपका विषय भूगोल रहा है, भूगोल में आपने सारी पढ़ाई लिखाई की है। बलिया में आप हैं और आरा, चूंकि आप रहने वाले आरा के हैं, तो बलिया आरा का जो भौगोलिक स्थिति लगभग सामान्य सी है। बलिया को हम देखते हैं कि दोआब क्षेत्र है, दोनों तरफ से नदी के बीच में है। तो इस पूरे भौगोलिक परिवेश को आप किस रूप में देखते हैं कि मतलब बलिया का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि बार बार ये आता है कि बलिया का विकास नहीं हुआ, तो इस विकास में हमारा जो भौगोलिक जो क्षेत्र है, जो संरचना है, वो कितनी बाधक है और कितनी मतलब वो सार्थक है, उसका उपयोग हम करके और इस बलिया को डेवलप बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? पहले से ही अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये गंगा का दोआब क्षेत्र है और दोआब क्षेत्र हमेशा से फर्टाइल रहा है, बशर्ते उसका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है इस पर विकास की धारा डिपेंड करती है। नहीं तो बलिया के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो इसका लैंड एरिया है, वो वाकई बहुत फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है। लेकिन इधर के बलिया के आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब जैसे बलिया का ही ले लीजिए, बलिया में जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों के लिए हैं, लेकिन बलिया की अभी जनसंख्या मोर देन 5 लाख हो गई, 5 लाख से अधिक। तो निश्चित तौर पे जो 2.5 लाख लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं और 5 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर दबाव पड़ेगा और उस दबाव की परिणति जो है तमाम तरह के क्षेत्रीय समस्याओं के रूप में हमारे सामने उजागर आती है। इसलिए आवश्यक है कि रूरल एरियाज को भी कुछ ऐसा डेवलप किया जाए ताकि रूरल अर्बन माइग्रेशन के फ्रीक्वेंसी को कम किया जाए। ये बहुत जरूरी है। और बलिया का जो अर्बन एरिया है, इसमें अभी वर्तमान के अगर परिवेश में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है जल निकासी की समस्या है। और ये जल निकासी की समस्या भूगोल के दृष्टि से 2 स्तरों पर, एक तो जो नदियां हैं उनमें डिपोजिशन ऑफ सिल्टिंग, सिल्ट का जो निक्षेप हो रहा है। अब ऐसे देखा जाए कि जब से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई होगी कभी सफाई नहीं हुई और सिल्ट भरते चला गया। अब थोड़ा सा भी रेनफॉल होता है वो जल जो है ओवरफ्लो होकर बाढ़ के रूप में हमारे सामने दिखाई देने लगता है। तो पहली आवश्यकता है आज के परिवेश में कि सिल्ट को हटाया जाए। और दूसरा, इन अर्बन एरियाज हमको जो है जल निकासी की सुदृढ़ और योजना और क्रमबद्ध रूप में उसका जो है वो विकास करना होगा, तभी जाके आगे के विकास हो सकता है। नहीं तो वो एक समस्या कई समस्याओं को जो है आगे क्रिएट करते चली जाती है। जी बिल्कुल। एक बाढ़ भी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की। जब भी बाढ़ आता है तो दोनों नदियों की तरफ जो है तो काफ़ी लोग विस्थापित होते हैं उस दौर में, उस समय में। तो ये इसका क्या हम इसको कैसे हम जूझ सकते हैं? क्या उसको एक अपनी नियति मान करके उसको हमें झेलना ही पड़ेगा या फिर इसका कोई खास उसका कोई उपाय है इससे बचने के? उसका सबसे बड़ा उपाय जो मैंने अभी बताया जी, सिल्टिंग को हटाना। और अगर आप देखेंगे तो वर्षा की जो मात्रा है पहले से कम है। अगर टोटल एवरेज देखा जाए, पिछले सालों का अध्ययन हुआ भी है, कई आर्टिकल भी है इस पे, उसके बावजूद नदियां ओवरफ्लो हो जा रही हैं। उसका सीधा कारण है वही डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। उसकी सफाई बहुत जरूरी है, तभी जाकर बाढ़ के समस्या से निजात मिल सकती है। इसकी सफाई को हम मतलब किस रूप में ले सकते हैं? कैसे इसको? केंद्रीय भारत सरकार की जिम्मेदारी है ये, उस पे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और देश के किसी एक भाग की समस्या नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो संरचना है ये परतदार चट्टानों से बना है जो मुलायम होती हैं और वो जो है इरोड होते होते, इरोजन उसका होते होते वो लगातार जमा होती चली जाती है। इस तरह की समस्या सदर्न इंडिया के आपको
नदियों में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो हार्ड रॉक पे प्रवाहित होती है। जी, जी। तो इस नाते एक केंद्रीय सरकार के स्तर पर इस तरह की व्यवस्था, हालांकि वर्तमान सरकार ने इस तरह की योजना प्रारंभ की है और गंगा नदी से सिल्ट का बाहर निकालना अच्छा, उधर ऋषिकेश से प्रारंभ भी हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी तरह से योजना आगे बढ़े तो इससे हमको निजात मिल सकता है। ये अच्छी और दूसरी बात, जो अटल जी की मूल योजना थी, जिसपे हालांकि काम की गति अभी कम हुई है, नदी जोड़ो योजना। हालांकि नदी जोड़ो योजना के सबसे प्रारंभिक रूप से इस बात को कहने वाले संसद में राम मनोहर लोहिया थे। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था, अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया और आज भी इस बात की आवश्यकता है कि नदी जोड़ो योजना को, क्योंकि भारत की पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखेंगे तो कहीं सरप्लस कहीं डेफिसिट। अगर हम नदियों को जोड़ देते हैं तो ये सरप्लस और डेफिसिट में हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और आगे हमारे भविष्य के लिए बड़ा सुखद संकेत होगा। ये बड़ी अच्छी सूचना है। बिल्कुल सर, विश्वविद्यालय के बहुत सारी योजनाओं से आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारी कमेटियां हैं विश्वविद्यालय में, क्योंकि हालांकि अभी तो नई शुरुआत है, अभी बहुत कम समय हुए इसके, तो इसको मतलब विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी शैक्षणिक वातावरण है, तो इसके डेवलपमेंट के बारे में आप किस रूप में इसको देख रहे हैं, और जैसे कुछ नई योजनाएं या फिर नए कोर्सेज विश्वविद्यालय से जो शुरू हो रहे हैं या शुरू होने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या मतलब बताएंगे? विश्वविद्यालय में अभी तो हमको आए 2 महीने हुआ लगभग, तो उसके बाद भी कई मीटिंग्स में जो कमेटियाँ आपने बताई उसमें जाने को मौका मिला, और जाने के बाद हमने देखा कि पहली जो कमी है तो वहाँ स्टाफ की कमी है और इसी से जो है काम सफ़र करता है, काम विलंबित होता है। अब चूंकि नई यूनिवर्सिटी है इसलिए बड़ा सोच समझ के और क्रमबद्ध रूप में कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन अभी वर्तमान कुलपति जी का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी साक्षात्कार करके जो वहाँ कर्मचारियों की, अध्यापकों की जो कमियां हैं उसकी पूर्ति की जाए, उसको पूरा किया जाए, और पढ़ाई लिखाई का भी माहौल, और यही कारण है कि वहाँ पर कई नए सब्जेक्ट जो है कैंपस में प्रारंभ हो रहे हैं नए सेशन से, जो हमारे लिए और बलिया के लिए बड़ा ही सुखद संकेत है कि आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे और उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा भी, और आगे आने वाले दिनों में चूँकि कई समितियों के मेंबर्स हैं हम लोग, तो कहने का एक मौका भी रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शैक्षणिक रूप से और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो कैलिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विकास हो, इस पर अनवरत चर्चा होती रहेगी और उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा। नहीं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। और चलते चलते एक सवाल ये कि जो यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय से या फिर महाविद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं, तो एक सामाजिक उनका जो है एक दायरा बढ़ता है, तो उनकी दृष्टि को हम कैसे डेवलप करें? क्योंकि जैसे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी, जैसे अभी अगर हम राजनीति की बात करें तो ये दौर चल रहा है चुनाव का, तो चुनाव में जिस तरीके से जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और उसका असर बहुत दिनों तक हमारे समाज में बना रहता है। तो हम बच्चों की मानसिकता को किस रूप में हम रीड करें और कैसे डेवलप करें कि एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका हो सके? अब समय आ गया है ऐसा कि भारत के हर एक नागरिक को इस विषय में सोचना पड़ेगा, तभी जाकर आगे आने वाला समाज हमारा प्रोग्रेसिव और क्रिएटिव बन सकता है। और उसमें हम चूँकि शिक्षक हैं तो हमारी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो कक्षाओं में हम लोग पुस्तकीय ज्ञान देते हैं, उसके साथ ही साथ इन सारी बातों का भी समावेश, उनको जागरूक करना, उनको उस दिशा में ढालना, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आगे आने वाले दिनों में हमारे उसमें एजेंडा में है ये बात, क्योंकि अब थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि प्रजातंत्र जो शासन प्रणाली है एक प्रोग्रेसिव रूप देती है इस रूप में कि जनता की एक जनता की इसमें भागीदारी होती है। लेकिन अब वर्तमान परिवेश में जो फैक्टर्स आपने गिनाए, वो सभी फैक्टर्स कलेक्टिव रूप से इस प्रजातंत्र के विखंडित एक स्वरूप को तैयार कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सबको मिल के समाज को जागरूक करना होगा कि जो भी मुद्दे हैं
क्योंकि मूल प्रजातंत्र का मूल है लोक कल्याण। अब लोक कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर ही चुनाव लड़ा जाए, ये विखंडित करने वाले मुद्दों को विराम देने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर इसकी आवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी वो भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन भारत चूंकि संभावनाओं का देश है तो उम्मीद किया जा सकता है कि इसके बाद जो है निश्चित तौर पर इसमें बदलाव आएगा और एक क्रिएटिव भविष्य के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर चलते चलते कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारणवश किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रतिभा होती है और वो मतलब अलग हट करके अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने फील्ड में बड़ा काम करते हैं वो, तो उनको अगर किसी माध्यम से अगर हम यूनिवर्सिटी से जोड़ते हैं या महाविद्यालय से जोड़ते हैं तो उसका लाभ बच्चों को ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इस तरीके के प्रयासों में यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय रुचि नहीं लेते हैं, तो इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है आगे? क्या इसमें कुछ योजना इस तरीके से बन सकती है कि उनको भी शामिल किया जाए किसी माध्यम से कि उनके जो काम है उनका लाभ बच्चों को मिल सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जो है इसलिए कि समाज निर्माण में सबकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि भूमिका बहुआयामीय होगी और उसके बाद जो नया व्यक्तित्व तो हमारे सामने दिखाई देगा तो मल्टी डायमेंशनल दिखाई देगा। और इसका प्रयोग सौभाग्य से हमको 1 साल करने का मिला है। जब हमको कोऑर्डिनेटर फैजाबाद मंडल का बनाया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग योजना का, तो वहाँ पर समाज में जो जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे उनको मैंने बुलाया और उनसे लेक्चर कराया, उसका जबरदस्त फायदा मिला बच्चों को। और आज ये स्थिति है कि उसमें भी 12-14 बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं प्री। अब जैसे जुडिशरी है, उसमें जुडिशरी को भी पढ़ना था, तो हमने टीचर से नहीं पढ़वाया, जो उसके विशेषज्ञ थे अच्छे वकील उनको बुला के पढ़वाया है। तो इस तरह से जो कल्चरल एस्पेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर इस समय चाहे सिविल हो या पीसीएस हो, एक प्रमुख विषय के रूप में है ना। तो जो उस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनसे मैंने पढ़वाया। तो इस तरह से ये आवश्यक है और हम लोग अभी तो छोटे स्तर से ही, लेकिन अपने कॉलेज में प्रयास करेंगे कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो उनको निश्चित तौर पर जो समाज में अलग अलग क्षेत्र से, खास करके सांस्कृतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, उनको निश्चित रूप से उनके ज्ञान का, उनके पोटेंशियल का बच्चों को फायदा दिया जाए निश्चित तौर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से आप जैसे डायनेमिक लोग अगर किसी स्थान पर जाते हैं तो उसका लाभ बच्चों को भी मिलता है और समाज को भी मिलता है। आपने हमारे संवाद कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। और मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले विषय पर, अगले संवाद में, अलग वार्ता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।